चलो ध्यान दो, टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, आप बातें करना बने। लास्ट लेक्चर में अपना सेक्शन नंबर 15 चल रहा था, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो देख ली थी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। ट्रांजैक्शन वैल्यू सबसे पहले बोला हुआ था एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर मॉडिफाई करके यूज की जा सकती है तो चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी अपने काम चला सकते हैं, ये भी बात हुई थी। और उसके बाद अगर ये पॉसिबल ना हो तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, दैट इज वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है, तो आज जो टॉपिक देखने वाले हो वैल्यूएशन रूल्स के रिगार्डिंग है। और रूल्स का बेसिक जो कंसेप्ट है वही है कि जहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू फेल होगी, रूल्स में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ आपके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऐसे वैल्यूएशन करेंगे और इसके ऊपर जीएसटी लेंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही है। पेज नंबर 57 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन रूल्स। रूल नंबर 27 से लेके 35 का ब्लॉक है। अब इसमें मैं इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है उसमें नहीं जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कौन सा रूल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 61 पे है। कौन से? नहीं, वो इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट अपने बाद में देखेंगे, पहले एक बार रूल स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड में एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्या पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन से सिखाना है, तो एक बार पहले सब समझा देता हूँ, फिर लास्ट में सारे सम एक साथ देख लेंगे। पेज नंबर 60 पे आ जाओ, रूल नंबर 31 कैपिटल ए, और वो लास्ट में फैन स्लो कर दो, निकल फैन स्लो कर 1 पे कर दो। चलो, रूल नंबर 31 ए में बात हो रही है बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से कंडीशंस है। अभी जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाला मैटर है, आपने रिसेंटली भी अभी अगर न्यूज़ पे देखा होगा, सुना होगा, तो जीएसटी के मामले में गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई और मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी जो प्रैक्टिकली लग रहा है 28% वो इम्पोज कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है इन सब चीज़ों पे। गवर्नमेंट का तो अगेन आइडिया वही है कि बेटिंग, गैम्बलिंग या जो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स और ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि लोग इसमें कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि एडिक्टिव है वो आपको पता है। पर ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, पहले गवर्नमेंट परमिशन देती है, लाइसेंस देती है, फिर बाद में जीएसटी ज़्यादा लगाती है और ऐड में डिस्क्लेमर आ जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें एडिक्टिव है और आपको सोच समझ के खेलनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी पे। ठीक है, तो इतनी सोच समझ अगर लोगों में होती तो बेटिंग गैम्बलिंग का एडिक्शन होता ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये पैसों के पीछे फिर वो लत लग जाती है और लोग खर्चा करते जाते हैं, नुकसान करते जाते हैं और सारा पर्सनल वेल्थ इसमें राइट ऑफ हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ अच्छी है नहीं, उतनी कंट्रोल में कोई खेल रहा है, कितना कर रहा है नहीं पता, लेकिन उतनी सही तो नहीं। बट उस हिसाब से गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कि चलो एक काम करते हैं, अलाउ करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, जो खेल रहा है उससे ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। अब ये टैक्सेबिलिटी एक्चुअली में कैसे हो रही है, कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझना है। तो यहाँ पे 2 सब रूल है इसके अंदर, एक 2 और एक 3। जो थर्ड वाला सब रूल है वो पहले देख लो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस। तो यहाँ पे बोला है बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस में आप जितना पैसा लगाओगे उसके ऊपर डायरेक्ट 28% जीएसटी, कोई कैलकुलेशन और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो जितना भी पैसा आप वो लगा रहे हो, बेटिंग गैम्बलिंग कर रहे हो, तो अगर आपने 1000 रुपये की बेट लगा ली या उतना पैसा लगा दिया कि 1000 रुपये में बेटिंग कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर डायरेक्टली 28% जीएसटी जो है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज 280 रुपीज़, और टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा 1280 होगा। ये कैलकुलेशन, दिस इज ओनली फॉर बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। इसके अलावा एक और ट्रांजेक्शन है लॉटरी टिकट का। लॉटरी टिकट वाला सब रूल 2 में पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट है, इसलिए ये कैटेगरी अलग रखना, लॉटरी वाली कैटेगरी अपने अलग रखना, क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो ये पॉइंट में तो इतना ही कैलकुलेशन था सब रूल 3, इसमें तो और कुछ है नहीं। सब रूल 2 की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक लॉटरी टिकट की बात कर रहे हैं, तो ये लॉटरी टिकट का बिजनेस चलता कैसे वो भी समझ लो। लॉटरी टिकट जो है वो स्टेट वाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करती नहीं है, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा लॉटरी बेचने का सिस्टम है नहीं। अच्छा, जिन स्टेट्स को अलाउ करना है कि भाई हमारे स्टेट में लोग लॉटरी टिकट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अलाउ करते हैं, तो दिस इज सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स परमिशन। और कुछ स्टेट्स में इसकी परमिशन दी गई है, महाराष्ट्र में लीगल। तो महाराष्ट्र में काफ़ी लोग हर महीने अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का एक हिस्सा लॉटरी टिकट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो बेटिंग नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या हर महीने हम इतने रुपए की लॉटरी टिकट खरीदते हैं, भले 100, 200, 500 जो भी, कभी अगर लॉटरी लग गई लाइफ टाइम में एक बार भी, तो सारा पैसा जो अपना वसूल हो जाएगा। तो उस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो लीगल है, गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है, तो चल रहा है। अच्छा, लॉटरी को ऑर्गेनाइज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट खुद ही करती है।
बट इसका मैनेजमेंट किसी प्राइवेट एंटिटी को दे देती है, मतलब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्राइस और मतलब जो है वो डिक्लेयर करना और उसको पे ऑफ करना, तो वो काम आउटसोर्स कर रखा है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब किसके कंट्रोल में हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो रहा है। वैसे तो जो लॉटरी टिकट आप खरीद रहे हो उस पर भी तो जीएसटी लगना चाहिए, ये भी तो बेटिंग गैम्बलिंग वाली कैटेगरी होगी, तो इसमें भी जीएसटी का जो रेट है वो सेम 28% है, लेकिन अलग से ऐड नहीं होता। जो टिकट का प्राइस है उसमें इंक्लूसिव होता है, तो कैलकुलेशन रिवर्स में करना पड़ता है, वैसी बात है। और टिकट का प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होता है वो देख लो। दो पैरामीटर्स है इसमें। उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी shall be deemed to be 100 by 128 of the face value of the ticket or of the price as notified in the official gazette by the organizing state whichever is higher। तो दो फैक्टर्स आपको दिए होंगे, एक फेस वैल्यू, जैसे शेयर्स में नहीं बोलते अपनी फेस वैल्यू होती है वो, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसमें उन्होंने बोल दिया द एक्चुअल प्राइस। ये दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो सिलेक्ट होगा, उसमें से फिर बाइफिकेशन किया जाएगा 100 और 28, तो ये आफ्टर चार्जिंग वाला कैलकुलेशन आएगा इंटू 100 बाई 128 इंटू 28 बाई 128, वैसा कैलकुलेशन होने वाला है। कैसे समझना है इसको, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन नीचे रखा हुआ है, आप देख उसी से देखते हैं। ये ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यू पूछा था एग्जाम में, वहीं से आ रहा है, 2020 में पहली बार क्वेश्चन आया था। बोला धन वर्षा इज ए लॉटरी। अब नाम तो ऐसे ही रखना पड़ता है, नाम पढ़ के लगे कि हाँ भाई धन वर्षा होगी हमारे ऊपर भी अगर ये लॉटरी टिकट हम खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली नाम वैसा रखते हैं। 21 मार्च को इन्होंने ऑथोराइज किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब जो फेस वैल्यू है टिकट की, इट इज ₹500, एक टिकट की फेस वैल्यू 500 रुपये, लेकिन ये टिकट सेल कितने रुपए में हो रही है वो भी देखना है। कुछ मेंशन किया लास्ट में, बोला प्राइस ऑफ द टिकट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय राजस्थान गवर्नमेंट इज 385 रुपीज। तो ये इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, मतलब बिलो फेस वैल्यू सेल हो रही है, लेकिन फेस वैल्यू जो है वो 500 रुपये वैसा है। अब इन दोनों में से हमें जीएसटी निकालने के लिए कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है? विच एवर इज हायर, तो सिलेक्ट कौन सी होगी? 500 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया 500 रुपये। अब बोला कि इसमें जीएसटी कितना इंक्लूडेड है वो कैसे गिनना है, तो आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 100 और 28 वैसा है। तो अगर इस पर आपको जीएसटी कंपोनेंट गिनना है तो दैट विल बी 28 डिवाइड बाई 128, ये होगा जीएसटी कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि 500 रुपये जीएसटी मिला के इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसमें से आपको जीएसटी कंपोनेंट अलग करना है, तो ये आएगा। अच्छा, दूसरा पूछा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 100 डिवाइड बाई 120। इसमें से ये 100 रुपये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई है और उस पर 28% जीएसटी है, और इस प्राइस में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड बोला होता है तो हम कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं। अब गिन के देख लो ये कितना आ रहा है, 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 128, जो अमाउंट मिल रहा है 391। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पे अगर लिखूँ तो दिस इज 391, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये वाला पोर्शन फिर कितना आएगा? 109 आएगा। तो ये हो गया आपका जीएसटी। अब देखो वेरीफाई करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 391 पे 28% आप गिन के देख लो डायरेक्टली, अप्रोक्सीमेटली 109 और 500 रुपीज़ पूरा हो जाएगा वैसे। तो जो 500 रुपये हमने गिना, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसको दो पार्ट में हमने अलग कर दिया, 100 एंड 28। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया कि लॉटरी वाले सिस्टम में अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। देख लो, आपको कुछ लिखना है तो नोट करके रख लो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी देख लेना। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है तो आंसर इज 391, जीएसटी इंक्लूडेड पूछा है तो आंसर इज 109। तो क्या पूछा है उस हिसाब से कंक्लूड करना पड़ेगा। एमसीक्यू पेपर है तो कोई एक सिलेक्ट करना है, सब्जेक्टिव पेपर है तो फिर आपको लिख के जो लास्ट में सेंटेंस मेंशन करना है उसमें फिर आपने गलत चीज लिख दी ना तो जो हाफ मार्क या 1 मार्क कट होगा, माइनस हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप कंक्लूजन सही से लिख देना। इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये बेट लगाई तो उसके ऊपर 28% जीएसटी वो देना पड़ेगा। तो बीच में यही कंफ्यूजन चल रहा था काउंसिल में कि यार जीएसटी कौन से अमाउंट पे लगाए, इन्वेस्टमेंट पे या बेट वैल्यू पे लगाए या विनिंग्स पे लगाए। ये मैटर कुछ टाइम तक पेंडिंग रहा, फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया काउंसिल ने कि भाई अपने तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे लगाएंगे। 1000 रुपये का आप गैम्बलिंग करोगे तो 1000 रुपये के ऊपर 280 रुपये जीएसटी आ जाएगा। उसमें जीतोगे कितना वो अलग बात है, और विनिंग्स पे जीएसटी नहीं है, विनिंग्स पे इनकम टैक्स है, वो तो आने ही वाला है, ठीक है। तो विनिंग्स पे इनकम टैक्स है, तो 1000 रुपये की बेट करोगे तो उसमें 280 रुपये तो जीएसटी के पहले ही चले गए ना आपके, उसका तो कोई रिटर्न मिलना नहीं। अच्छा, अगर जीत गए 1000 रुपये लगा के आपने 3000 कमा लिए, वो जो 2000 रुपये ऊपर प्रॉफिट है, सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि 2000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है, आपने सोचा चलो लॉटरी लग गई,
बेटिंग गैम्बलिंग में जीत गया, बड़ा अच्छा लक है अपना, डिपार्टमेंट बोलेगा आपके साथ साथ हमारा लक भी अच्छा है, क्योंकि हम इसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगा रहे हैं। ये हो गए 600 रुपये, तो ये भी गए और ये भी गए, समझ आया। तो एक तो आपने 1000 रुपये लगा के रिस्क लिया, तो ये रिस्क भी आपका, ये नसीब भी आपका, फिक्स प्रॉफिट गवर्नमेंट का, समझ आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोला आप खेलो। अच्छा ये लगा के 1000 रुपये लगा के हार गए तो कुछ नहीं कमाया तो 280 तो गए, ठीक है, ये तो भूल जाओ। अब ये चलो गवर्नमेंट भी अपना रेवेन्यू नहीं कमा पाई, लेकिन उनके 280 तो फिक्स हो गए। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि आप जीतो हारो खेलो ना खेलो, सरकार तो कहीं ना कहीं से कमा लेगी, या तो जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे। यही अभी रियलिटी है। ये ड्रीम 11 पे भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, ड्रीम 11 पे भी एप्लीकेबल हो गया। अब ड्रीम 11 पे जाके अगर आप टीम बना के उसमें पैसे लगाओगे तो 28% जीएसटी वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी तो उसमें केवाईसी करा रहे हैं, आपका पैन नंबर आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, केवाईसी हो रहा है। उसके बिना आप ड्रीम 11 पे टीम नहीं बना सकते, क्योंकि विनिंग्स होंगी तो फिर उनको टैक्स वैक्स काटना होता है, तो उसकी डिटेल्स वो लोग पहले ही मांग लेते हैं। तो ये फैंटेसी क्रिकेट और जो भी चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग वाला, वो पार्ट महंगा हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो ड्रीम 11 है, इसके ऊपर कोर्ट में केस हो चुका है कि बेटिंग गैम्बलिंग में आता है कि नहीं आता। तो कुछ आइडिया है इसके बारे में, कहीं पे कुछ पढ़ा हो, किसी ने सुना हो, है बेटिंग गैम्बलिंग में आता है कि नहीं आता। हाँ स्किल बेस्ड है, हाँ। ये मैटर जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। अच्छा ये जो ड्रीम 11 का फाउंडर है ना, ये बंदे ने क्या यूएस में जाके नौकरी की हुई है, जॉब की हुई है, आईटी सेक्टर वाला बंदा था। तो भाई वही इंडिया से पढ़ के अमेरिका गया, जॉब किया, वहाँ पे रहा। तो उसने देखा कि वहाँ पे फैंटेसी लीग बहुत चलती है, तो सेम कंसेप्ट इंडिया में आके अप्लाई किया, क्योंकि अभी तक किसी ने किया नहीं। तो वैसे फॉर्मेट कॉपी पेस्ट है, बट उसमें फिर अपनी चीज़ें जो यूनिकनेस उसने लाई होगी वो अलग जगह। तो ड्रीम 11 जैसा आपको पता है इंडिया में पहला प्लेटफॉर्म है, उसके पहले ऐसी कोई कंपनी या कोई ऐप तो था नहीं। तो उन्होंने यूएस वाला आइडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जैसे ही ये स्टार्ट किया तो सबसे पहला एलिगेशन बोले ये तो बेटिंग है, गैम्बलिंग है, और इंडिया में बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो इलीगल है, विदाउट परमिशन तो आप चला नहीं सकते। तो बोला ये तो बेटिंग चल रही है। अब इसके खिलाफ पीआईएल हो गई, कोर्ट में केस फाइल हो गए, मैटर जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट तक चला गया। हाईकोर्ट में भी ये मैटर जब गया तो उन्होंने बड़ा, अब जैसा बिजनेस स्टार्ट किया उनको मालूम था कि बेटिंग गैम्बलिंग का एलिगेशन तो लगेगा। अब ऑन द कॉन्ट्री आप देख रहे हो तो इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11। तो अपने भी सोच रहे हैं, बोले यार बीसीसीआई बोलती है से नो टू बेटिंग, फिर खुद ही जो बैटिंग करवा रहा है उसको टाइटल स्पॉन्सर बना दिया है, तो चल क्या रहा है। फिर बोले सारे क्रिकेटर उसकी टीम मतलब ऐड में आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उसको। तो ये सब समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब ये जो मैटर है जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में तो बातें जो है वो लॉज के ऊपर होंगी। आपको क्या लगता है पर्सनली, इससे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन में क्या लिखा है उससे फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला ड्रीम 11 की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने बोला कि जो बेटिंग की डेफिनेशन है, गैम्बलिंग की डेफिनेशन है इंडियन लॉज में, उसमें ऐसा लिखा है कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। ये उनकी लैंग्वेज है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, ठीक है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ड्रीम 11 पे जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे एक जो प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहा है वो अपनी एक क्रिकेट टीम बनाता है, दोनों टीम के प्लेयर्स में से वो सिलेक्ट करता है कि बेस्ट 11 उसके हिसाब से कौन से होंगे। नाउ दैट इज अ वर्क ऑफ रिसर्च, क्योंकि उसको मालूम है कि यार पिच कैसी है, इस बॉलर का प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसा रहा है, ये बैट्समैन अभी कितने अच्छे फॉर्म में है, वो उसकी रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि बॉल जो है वहाँ पे स्पिन ज़्यादा करेगी, फास्ट बॉल अच्छी आएगी, पेस बॉलर को हेल्प मिलेगी, वो सब रिसर्च करता है। अच्छा उन्होंने ये भी बोला कि हमने ऐसा भी नहीं किया कि एक ही टीम में से 11 प्लेयर ले लो, एक रेशियो रखा है कि दोनों टीम में से आपको कुछ प्लेयर्स तो लेने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स हमने वन साइड बेटिंग का ऑप्शन तो रखा ही नहीं है। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टर 11 प्लेयर अपनी रिसर्च के बेस पे सिलेक्ट करता है, एक टीम बनाता है। अच्छा वो प्लेयर मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो दिस इज नॉट अ गेम ऑफ लक और चांस, इट इज अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि जिसका स्किल है वही जीतेगा। आप पैसे लगा दो आप जीत जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। पैसे लगा के जीतने वाली चीज कब होती है कि आपने इंडिया या पाकिस्तान पे पैसे लगा दिए, दोनों में से कोई भी एक टीम जीती आप जीत गए, जिसमें आपका कोई मेहनत नहीं, आपने सिर्फ पैसे लगाए और बाई लक जिस टीम पे आपने पैसे लगाए वो जीत गई। तो बोले दिस इज अ मैटर ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो बोले स्किल बेस्ड है, और जिसका स्किल और रिसर्च अच्छा होगा वो मेहनत करके टीम बनाएगा, और फिर अगर उसके फेवर में वो चीज़ हुई तो वो पैसे कमाएगा। तो कोर्ट ने बोला कि यार डेफिनेशन के हिसाब से बात तो ठीक है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ प्योर लक और चांस, इसमें कहीं ना कहीं मैनुअल स्किल जो है वो एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्व है। तो हाई कोर्ट ने ड्रीम 11 के फेवर में डिसीजन दिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने भी सेम डिसीजन को अपहोल्ड किया कि भाई यहाँ पे कोई हम जो बोल सकते हैं बेटिंग गैम्बलिंग वाली बात डायरेक्टली तो नहीं है, जो लॉ है उसके हिसाब से तो नहीं आ रहा है समझ में। तो दिस इज एक्चुअली लीगली नॉट बेटिंग। मेरे अपने को लगता है कि बेटिंग गैम्बलिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जब ये जीएसटी इन्होंने लगाया
तो सिर्फ बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी टिकट पे नहीं, ये फैंटेसी क्रिकेट और ये सब चीज़ों पे भी लगाए, तो उसको भी उन्होंने अलग से इन्वॉल्व किया कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अब जीएसटी लगेगा। जैसे ये न्यूज़ आई, स्टॉक मार्केट में भी रिएक्शन आया उसका, बाकी ये सब मार्केट में भी रिएक्शन आया, जितनी भी ऐसी गेमिंग ऐप्स थी उनके शेयर्स भी गिर गए कि बोले अब तो यार 28% जीएसटी तो लोग खेलेंगे नहीं। अच्छा, ये सारी कम्युनिटी जो ये कंपनी चला रही है, ये लोग गए जीएसटी काउंसिल के पास, बोले क्या कर दिया आप लोगों ने, 28% जीएसटी तो कोई रेट है। अब देख लो ये कैलकुलेशन में बचेगा क्या, मतलब 1000 रुपये लगाने के बाद मेरा 3000 रुपये वापस आ रहा है, तो उसमें से ये तो 800 रुपये तो फिक्स हो गया, तो बचेगा क्या, वो भी जीतूंगा तब ना, अगर हारूंगा तो मेरा 1000 का नुकसान 1300 रुपये हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्ट करके। तो लोग इससे दूर भागेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कसिनोज में भी लोग जाके पैसा लगा रहे हैं, उसमें भी यही रूल एप्लीकेबल। तो 1000 रुपये का बेट खेलोगे आपको 280 रुपये जीएसटी देना है, तो अपने आप लोग ये सब करेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एकदम से कोई एक्शन वैसे नहीं लिया, बोला कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स ये चलने दो, देखते हैं अगले 6 महीने रिव्यू में रखते हैं कि ये मैटर कैसा है, इसका क्या रिएक्शन आता है, कितने लोग बेटिंग गैम्बलिंग से दूर हो जाते हैं या आपके रेवेन्यू पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो चलने देंगे, और अगर पड़ा तो वो सोचेंगे। तो अभी 6 मंथ्स के लिए इसको पेंडिंग छोड़ दिया, मतलब ये चलता रहेगा, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे, जब रिव्यू होगा तब पता चलेगा कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। आया समझ। तो ये आपका रूल नंबर 31 कैपिटल ए, इसमें लॉटरी का सब रूल 2 अलग, उसमें इंक्लूसिव कैलकुलेशन, और बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस में डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो उसका रूल अलग। बोलो कोई क्वेरी आता है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो पॉइंट है दैट इज रूल नंबर 32। देख लो 32 वाला जो रूल है उसका सब रूल 2, उसका क्लॉज नंबर ए, यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, और फॉरेन करेंसी और मनी चेंजिंग बिजनेस की बात हो रही है। ये भी बड़ा कॉमन सा ट्रांजेक्शन है, और इसमें 2 स्कीम्स हैं, ए और बी। एक ऑप्शनल स्कीम है लमसम, और एक एक्चुअल कैलकुलेशन के बेस पे। तो एक एक करके सारा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप रुपी और डॉलर, पाउंड, यूरोज, ये सब जो है ना वो एक्सचेंज कर रहे हो, एक करेंसी खरीद रहे हो, दूसरी करेंसी बेच रहे हो, अल्टीमेटली ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी करेंसी इंडियन रुपी हमारे लिए करेंसी है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर, पाउंड, यूरोज जो भी है, वो हमारे लिए गुड्स है। ये हमेशा ना फॉरेक्स में आपको ध्यान रख के चलना है, फॉरेन एक्सचेंज में, ये सामने वाले की करेंसी हमारे लिए करेंसी नहीं, वो हमारे लिए प्रोडक्ट है। जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हो, 5 किलो शक्कर खरीद रहे हो, 2 किलो गेहूं खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, वैसी चीज़ है। आप पैसा खर्च कर रहे हो और आप कोई गुड्स लेके आ रहे हो, तो फॉरेन करेंसी इज गुड्स और कॉमोडिटी फॉर द बायर, फॉर द इंडियन बायर। तो हमारे लिए डॉलर क्या है, करेंसी नहीं है, गुड्स है। लेकिन रुपी क्या है हमारे लिए, हमारी इंडियन करेंसी। तो वैसे अपने को सोचना होता है यहाँ पे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है तो रुपीज़ तो हर जगह चलने वाले नहीं है, तो आपको क्या लेके जाना पड़ता है, डॉलर। या फिर अगर जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की करेंसी यहाँ डायरेक्टली मिल रही है, तो आप यहाँ से वो भी एक्सचेंज करा के लेके जा सकते हो। तो 2 बार एक्सचेंज कराने का झंझट नहीं रहता। अभी आप दुबई जा रहे हो तो आपको पता है वहाँ दिरहम चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से दिरहम ले जाओ, क्योंकि आप दुबई ही जा रहे हो, वहाँ दिरहम ही चलने वाले हैं। अभी आप यहाँ से डॉलर खरीदोगे, फिर वहाँ जाकर डॉलर को दिरहम में एक्सचेंज कराओगे, तो 2 बार आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, उसमें ट्रांजेक्शन का चार्ज भी तो लग रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आपने अगर मान लो $1000 परचेज कर लिए, अज्यूम कर लेते हैं $1000 आप परचेज कर रहे हो, डॉलर का रेट जो है अभी कुछ 82, 83, 84 रुपीज़ ये रेंज में चलता है। तो सपोज अपने राउंड फिगर गिन लेते हैं, 85 रुपीज़ पर डॉलर, इसको आस्क रेट बोलते हैं या सेलिंग प्राइस बोलते हैं, आस्क रेट। इतने रुपए पे आप डॉलर जो है परचेज कर रहे हो। अच्छा, जो ये डॉलर आपको बेच रहा है वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा या फ्री में प्रोवाइड कर रहा होगा, कमीशन तो चार्ज करेगा, ठीक है। तो उसने ये डॉलर खरीदे कहाँ से होंगे, आरबीआई से, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ना आरबीआई का एक रेफरेंस रेट होता है, और वो रेफरेंस रेट अपने अज्यूम कर लेते हैं 82 रुपीज़ पर डॉलर, ऐसा मान लो। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो मनी चेंजर या जो एजेंट है जो आपको डॉलर दे रहा है, उसने आरबीआई से 82 रुपीज़ में डॉलर खरीदा है, आपको कितने बेच रहा है, 85 रुपीज़ में बेच रहा है। ये जो बीच का डिफरेंस का अमाउंट है 3 रुपीज़ पर डॉलर, ये सिंपल उसका कमीशन है, ठीक है। कंसिडरेशन बोल लो, कमीशन बोल लो। तो $1000 पे जो आपने 85 रुपीज़ दिया, मतलब 85,000 रुपीज़ आपने पे किए, इसमें 82,000 तो वैसे भी वो डॉलर का प्राइस था जो आरबीआई को देना है, बाकी का जो 3000 रुपये है वो क्या है, वो कमीशन है। इस कमीशन को अपने बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी भी तो लगेगा इस ट्रांजेक्शन में। ये सर्विस प्रोवाइडर है ना, एजेंट जो डॉलर ला के आपको दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले वो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, कंसिडरेशन का अमाउंट कितना चार्ज कर रहा है, 3000 रुपये, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जीएसटी जो है वो कितने पे लगेगा, पूरे 85,000 पे लगेगा या 3000 पे लगेगा, 3000 पे।
82,000 में उसकी कोई कमीशन नहीं है, वो लेके आया और आपको डॉलर बेच दिए, 82,000 तो उसको आगे आरबीआई को पे करने, उसने आपसे चार्ज कितना किया इस सर्विस के लिए, 3,000। दिस 3,000 इज कॉल्ड कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो जीएसटी लगेगा वो 3,000 पे लगेगा, पूरे 85,000 पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है, सर्विसेज है, जीएसटी का रेट है यहाँ पे 18%। समझ आए? तो इस ट्रांजेक्शन में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 3,000 रुपये और उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 18% के हिसाब से किलो 540 रुपीज़। तो अल्टीमेटली 3,540 तो आपको यही पे करना है, कमीशन प्लस जीएसटी, और बाकी 82,000 जो आपको डॉलर का पे करना है वो। तो टोटल कॉस्ट या टोटल पे आउट आपकी तरफ से कुछ इतना हो जाए 85,540 रुपीज़। और ये गिना कैसे, वो आपके सामने आ रहा है, समझ में? क्लियर? तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, अपने प्रॉफिट लॉस गिन रहे हैं और कुछ नहीं है। 82 में खरीदा, 85 में बेचा, 3 रुपये प्रॉफिट कमाया, वो 3 रुपये पे जीएसटी लगी, सिंपल कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही है ये कैसे कैलकुलेट किया आपको बता दी, इसके लिए मैंने टर्म यूज़ किया आरबीआई का रेफरेंस रेट, और ये अपना ट्रांजेक्शन रेट वैसा है। तो इन शॉर्ट पहला जो ये पॉइंट है रूल 32 सब रूल 2 उसका क्लॉज ए, वो यही बोल रहा है कि जब इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो रही है फॉरेन करेंसी के सामने, तो इस सिचुएशन में आरबीआई का रेफरेंस रेट अगर दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हमें इस तरीके से डिफरेंस निकालना है, कमीशन गिनना है, उस पर सीधा सीधा जीएसटी पे कर देना, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये कैलकुलेशन है जो यहाँ पे लिखा है और आपको दिख रहा है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अच्छा, उल्टा भी तो होता होगा, ये जो $1,000 आपने खरीदे, आप फॉरेन घूमने गए, आपने 1,000 में से $800 जो है ना वो खर्च कर दिए, उस हिसाब से गिन के लेके गए थे कि अप्रोक्सीमेट इतना स्पेंडिंग करेंगे। बाकी के जो $200 है आपके पास पेयर बचे, अभी आप इंडिया आए, आपने सोचा डॉलर रख के क्या करें। अच्छा, फॉरेन करेंसी एक लिमिट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, वो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स हैं, आप एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी एक टाइम पीरियड के आगे जाके होल्ड नहीं कर सकते। तो आपने क्या सोचा, पहले $200 बचे, एक काम करते हैं वो एजेंट को वापस दे देते हैं। आ रहा है समझ में? अब आप सोचो कि 200 डॉलर जब उसको वापस दोगे तो एजेंट आपको कितने पैसे देगा, 85 रुपीज़ के हिसाब से पैसे वापस कर देगा। बेचने का भाव अलग, खरीदने का अलग, है ना? पता है, गोल्ड में भी होता है, ज्वेलरी में भी होता है, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में भी यही होता है। तो यहाँ पे आपसे जो पैसा चार्ज किया, आपको जो पैसा देगा वो पैसा कहीं ना कहीं इस रेट से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, तभी वो डिफरेंस का कुछ अर्न करेगा। आ रहा है समझ में? तो जो कम पैसा दे रहा है उसमें भी तो कुछ कमीशन कमा रहा है, समझ में आ रही? अब ये कैसे होगा पता है, ये भी कंपैरिजन आरबीआई के रेफरेंस रेट से ही होगा, इस रेट से नहीं होगा। अब वो पता है, वो आरबीआई से डॉलर कितने में खरीद के लेके आया, 82 रुपीज में खरीद के लेके आया ना, उसकी कॉस्ट तो 82 है ना, तो कॉस्ट से बिलो में ही आपको बेचेगा ना, ये आपसे वापस खरीदेगा, तभी तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं बिड प्राइस या बिड रेट। बिड रेट मतलब सामने वाला आपसे एजेंट कितने रुपए पे डॉलर वापस बाई कर रहा है, सिंपल रखते हैं उसको, तो वो आपसे बाई करेगा सपोज 81 रुपीज पर डॉलर, समझ आ रहा है? तो आपको कितने पैसे मिलेंगे $200 पे, 81 के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो राउंड फिगर कर देते, जब 80 रुपीज कर देते। आ रहा है समझ में? तो $200 आप उसको वापस दोगे ना, तो आपको सिर्फ 80 रुपये वापस मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो तो बैठे बैठे नुकसान हो गया, ये डॉलर इसे 85 में खरीदे थे, अब 80 वापस दे रहा है। मार्केट ऐसे ही चलता है, बाइंग का रेट अलग होता है, सेलिंग का रेट अलग होता है। आप खरीदने जाओगे आपको 85 में पड़ेगा, आप बेचने जाओगे आपको 80 रुपीज ही मिलेगा, तभी तो 2 रुपये कमाएगा, समझ आ रहा है? अब इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे वो एजेंट ने आपसे 2 रुपये कमा लिए, पता चल रहा है? 82 में वो खरीद के लाया था, उसने आपको 80 रुपीज ही वापस दिए, 2 रुपये उसका मार्जिन हो गया, तो वो भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, $200 पे 2 रुपये, 400 रुपये हो गए। अच्छा, इस पे भी तो जीएसटी लगेगा फिर, समझ आ रहा है? अब सोचो एज अ पर्सन अपने को क्या फील होता है, बोले यार हर जगह से अपने काटे जा रहे हैं, खरीदने गए तब जीएसटी लगा दिया, बेचने गए तब जीएसटी लगा दिया, ये इसने 3 रुपये ज्यादा चार्ज कर लिया, 2 रुपये काट लिया, चल क्या रहा है? तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वही बेचारा यहाँ बकरा बन रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। देखो हर जगह नुकसान अपना ही हो रहा है, चूना अपने को लगाया जा रहा है। यहाँ 3 रुपये गए प्लस जीएसटी गया, यहाँ 2 रुपये कट गए प्लस जीएसटी चला गया, ऐसे ही चल रहा है मार्केट, समझ में आया? तो जो कंजम्पशन जितना ज्यादा करोगे उतना आपका खर्चा लगने वाला। बोलो कोई क्वेरी यहाँ था? क्लियर? तो फर्स्ट केस ये था जहाँ पे आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल होता है, हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दैट इज कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन पे ही जीएसटी लगता है, फुल अमाउंट में नहीं लगता, ये हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? देख लो थियरी से एक बार टैली कर लो ये बात। 32 सब रूल 2 क्लॉज ए, उसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है उसका टाइटल देख लो, वेयर द रेफरेंस आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर अ करेंसी इज अवेलेबल। एग्जैक्टली यही केस है, मैंने वहाँ एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ है लेकिन बात सेम ही है। यहाँ पे जो करेंसी का एग्जांपल है उसमें इंडियन रुपी के सामने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अब इनके पाउंड में इन्होंने खुद ही लिख दिया ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने ऐसा तो कोई ग्रेटनेस है नहीं इनके अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी से चुरा चुरा के कंट्री बना रखा है।
फिर अपने को भी लिखना है ग्रेट इंडियन रुपी। हाँ, क्या पता कि मोदी जी को आइडिया आ गया तो चेंज कर देंगे, ग्रेट इंडियन रुपी, ग्रेटेस्ट इंडियन रुपी। ठीक, भले ऐसे वैल्यू नहीं है पर ठीक है फिर भी। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अब इसका जो रेट चल रहा है तो चलो पुराना एग्जाम्पल है, अभी जो पाउंड का रेट होगा वो 100 रुपये से ऊपर चलता है यूजुअली, डॉलर का 85 है। यूरो भी एक करेंसी है, ये यूरोपियन यूनियन में चलती है, जो ये 18-19 कंट्रीज है, और उसमें से ब्रिटेन अलग हो गया तो पाउंड उसकी वैसे भी अलग करेंसी थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। बाकी जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जो कंट्रीज हैं इनका 18 कंट्रीज का यूनियन है, जिनको यूरोप बोलते हैं, स्विट्जरलैंड आ जाता है उसमें। तो यूरोपियन यूनियन में काफ़ी जगह यूरो एज अ करेंसी जो है वो चलती, लीगली रिकग्नाइज्ड है वैसे। तो ये आरबीआई का रेफरेंस रेट जब अवेलेबल है तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने देख लिया। और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो, एग्जाम्पल लिखना है, नोट करना है तो करके रखो। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है, अगर वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, मीनवाइल आपको नोट करना है तो देख सकते हो। चलो देख लो, ध्यान देना। $10,000 परचेज किए हमने, और कितने रुपए परचेज किए, 82 रुपीज के रेट के हिसाब से। ट्रांजेक्शन कितने रुपए का हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो, 8,20,000 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आरबीआई का रेफरेंस रेट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ये अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आस्क रेट था, बट आरबीआई ने डॉलर कितने में दिया उसकी कोई वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है। अब अगर अवेलेबल ही नहीं है तो सम तो वहीं पे रुक गया ना, फिर वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कंपेयर कैसे करेंगे। तो ये दूसरा जो बी पॉइंट या सेकंड पॉइंट बोला, उसमें ऐसा बताया कि अगर ये सिचुएशन हो और आरबीआई का रेफरेंस रेट क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इस पे अजम्पशन 1%, कमीशन कितना अज्यूम करने हैं, 1%। ये 1% एग्जाम्पल नहीं है, ये रूल के अंदर लिखा हुआ है, फिक्स है 1%। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट क्वेश्चन में होता तो ये काम करते, नहीं अवेलेबल है तो जितना ट्रांजेक्शन वैल्यू सीधा उसके ऊपर 1% ले लो, और वो 1% ही अपना कमीशन का अमाउंट मान लिया जाएगा, ये अजम्पशन बेस्ड है वैसा है। अच्छा, तो कितना आ जाएगा ये अमाउंट, 8,200 आएगा 1% के हिसाब से। अब जो जीएसटी लगेगा ना वो 8,200 पे लगेगा एट द रेट 18%। आ रहा है समझ में, क्लियर हो। तो ये फाइनल कैलकुलेशन, तो आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो ये करना है, नहीं अवेलेबल है तो 1% आपको अज्यूम करना है। और कोई क्वेरी यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ले लिया इसका फोटो, आगे बढ़े, लिखने ज़्यादा फोटो ले लो, चलेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट केस। अब यहाँ पे ऐसा है, नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपी। तीसरा केस आ गया, दो करेंसी थी ना अभी तक, एक रुपी एक डॉलर था। अब बोल रहे दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है, फॉरेन करेंसीज है। हो सकता है ऐसा, ये हटाई देता हूँ, चलो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख, ये पाउंड्स है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। हाँ चलो देख लो, $10,000 आपने बेचे, सामने 7,500 पाउंड्स खरीदे या वाइस वर्सा, ये सिचुएशन है। दोनों का एक्सचेंज रेट, आरबीआई का जो रेफरेंस रेट होता है वो आपको दे रखा है। अब क्योंकि दोनों करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा दिए हुए आरबीआई के रेफरेंस रेट। कन्वर्ट करके देख लो ये अमाउंट कितना हो रहा है, 8 लाख रुपीज होगा, और ये वाला 7,50,000 होगा। अब बोला कि आपको पहले इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर इनमें से बोल रहे हैं विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो क्या सिलेक्ट होगा, 7,50,000। इसके ऊपर वही लगा दो 1% वाला रूल जो पिछले केस में देखा था,
7500 आ गई। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस GST एट 18%। वो गिन के देख लो जितना भी हो रहा है, ये कैलकुलेशन। ठीक है, नोट कर लो एग्जाम्पल। 3 पॉइंट्स थे यहाँ पे, क्लॉज ए में वो कवर हो गए। इसके बाद क्लॉज बी देख लेते हैं, पहले ये कंप्लीट करो। कंप्लीट के टाइम पे 3 रुपए। चलो भाई, हो गया, नोट कर लिया ये। कोई क्वेरी है तीनों पॉइंट्स में? पहली सिचुएशन RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल, दूसरी सिचुएशन में नॉट अवेलेबल, अजम्पशन 1%, तीसरे केस में दोनों फॉरेन करेंसी, रुपये में कन्वर्ट किया, विच एवर इज लोअर देन 1%, ये क्राइटेरिया। अब इसके बदले जो क्लॉज बी है, ये एक लमसम या ऑप्शनल स्कीम है। आपको अगर ये कैलकुलेशन करके समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो प्रैक्टिकली भी, लेकिन इसके बदले लमसम कैलकुलेशन करके एक अमाउंट पे कर देना है तो वो भी रहेगा। वो समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सीधा ना ट्रांजैक्शन वैल्यू पे काम होगा, वो समझ लेना। नेक्स्ट पेज पे भी आप देखोगे ना, तो टेबल के फॉर्म में भी रखा है मैंने, सेम ही है, कहीं से भी पढ़ लो। अब देखो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने $1000 वाला केस ले लेते हैं। ये अपना ट्रांजैक्शन हुआ है, $1000 खरीदे 85 रुपीज़ के रेट से वापस से, तो टोटल 85,000 रुपीज़ हमने पे किया। अब अभी पिछले वाले केस में क्या था, RBI का रेफरेंस रेट निकालो, कंपेयर करो, प्रॉफिट गिनो, कमीशन, उसके ऊपर GST लगाओ। यहाँ पे हम सीधा इसी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, इसके ऊपर ही एक वैल्यू सप्लाई का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा बोला कि जितना भी ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज हुआ है उसका 1% या फिर 250 रुपीज़, दोनों में से विच एवर इज हायर दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये फिक्स है, रूल के अंदर बोला है जितना ट्रांजैक्शन हुआ उसका 1% या 250 रुपीज़ विच एवर इज हायर विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड सब्जेक्ट टू GST। वैसे बता दिया, इसका 1% निकाल के देख लो कितना होगा, 850 होगा। 850 और 250 विच एवर इज हायर, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। आगे समझना, ऐसे कैलकुलेशन करना है, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस GST। ईजी हो गया ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे सीधा एक परसेंटेज अज्यूम कर लिया, काम खत्म। तो 1 लाख रुपए तक का अगर ये अमाउंट है तो ये कैलकुलेशन रहेगा, 1 लाख से ऊपर गया तो कैलकुलेशन चेंज होगा। ठीक है, तो स्लैब वाइज कैलकुलेशन है। 0 to 1 लाख में ये रूल एप्लीकेबल है, 1 लाख to 10 लाख दूसरा रूल रहेगा, 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो तीसरी कंडीशन आएगी। तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तो इसके बाद अपने एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं। $10,000 एट ₹85, ट्रांजेक्शन वैल्यू ग्रॉस 8,50,000 वैसे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपको बोला 2 पार्ट्स में गिनना पड़ेगा। 0 to 1 लाख अलग कैलकुलेशन होगा और 1 लाख से 10 लाख तक जाते हैं तो कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये जो अमाउंट एक्सचेंज हुआ है ना, इस पे वही 1% और 250 वाला रूल है विच एवर इज हायर। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे गिनोगे ना तो 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपये होगा। तो 1000 या 250 में से विच एवर इज हायर करोगे 1000 ही आने वाला है, पता चला। तो ये तो फिक्स हो गया। अब 1 लाख से ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं, 8,50,000 तक। तो ये डिफरेंस का अमाउंट कितना है, 7,50,000 है। इसके ऊपर एक परसेंटेज लगा लो 0.5, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 0.5% बोला है। कितना हो रहा है, 3750। हाँ लिख देता हूँ, टोटल कर लो। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसे गिनना है, समझ आया। तो ये स्लैब वाइज कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि 8,50,000 पे सीधा 0.5% लगा दिया, वैसे नहीं बोला है। आपको फर्स्ट 1 लाख पे कैलकुलेशन इस रूल से करना है। ऊपर का जो अमाउंट है 1 लाख to 10 लाख के बीच में, उसमें 0.5% लगाना है। तो जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज लोअर हो रहा है। यहाँ 1% था, यहाँ 0.5% वैसा। तो ये कैलकुलेशन होता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा दिया। अब आपने सोचा ये डॉलर में ऐसे 1,000, 2,000, 5,000 नहीं खरीदने, कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सीधा 1 लाख डॉलर खरीद लिए। फिर किसी ने बोला भाई 85 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। बोला अच्छा ऐसा है, तो बोले फिर $1,000 ही ठीक थे, ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। चलो लिखने में क्या जा रहा है, यहाँ थोड़ी सच में खरीदने। तो 85 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे भी अगेन अपने लमसम या ऑप्शनल स्कीम में जा रहे हैं,
तो इसमें भी वही स्लैब वाइज गिनना पड़ेगा। 0 to 1 लाख में तो 1000 रुपये फिक्स हो ही जाते हैं, सेम ही आने वाला है 1%। 1 लाख से 10 लाख का जो ब्लॉक है ये 9 लाख रुपीज़ पे लगेगा 0.5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4500 रुपीज़। अब 10 लाख से ऊपर आप जो जा रहे हो ना 85 लाख तक, इसमें क्या परसेंटेज बोला है? 0.1% है ना, 0.1 बोला है। तो ये हो रहा है 75 लाख एक्चुअली। तो 75 लाख पे 0.1% कितना होगा? 7,500 होगा। 75 लाख पे अगर आप 1% गिनते हो तो 75,000 होता है, उसका भी वापस 0.1 करना है तो 7500 आएगा। तो ये अमाउंट आ रहा है 7,500। तीनों को ऐड कर लो, 11, 12, 13,000 आ रहा है। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लियर? एक लिमिट लगा रखी है 60,000 रुपीज़ कुछ बोला है। दिस 13,000 इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज़। इसके ऊपर ये लिमिट है। अगर ये अमाउंट 60,000 से ज़्यादा होता तो अपने जीएसटी से 60,000 पे ही देते। बोलने का मतलब ये है, क्योंकि अमाउंट 60 से कम है, इस पूरे पे जीएसटी लगेगा। अगर ये 13 के बदले 73,000 होता तो जीएसटी कितने पे लगता? 60,000। ऊपर के 13,000 पे जीएसटी नहीं लगता। सामने वाला तो कमीशन चार्ज करता ही, लेकिन आपको जीएसटी उस एडिशनल अमाउंट पे नहीं देना पड़ता, वो एक बेनिफिट है। तो मैक्सिमम कैप है इसके ऊपर, इससे ज़्यादा अमाउंट पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप इस स्कीम में जा रहे हो तो ये कंडीशन होगी। अब वो जो 1000 और 5500 वो सब जो लिख रहे हो कैसे आ रहा है आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जो 10 लाख वाली लिमिट समझाइए ना 0.1% वाली, उसमें ऐसे लिखा है प्लस 5500, वो समझ आया? वो यही है। ये 10 लाख रुपए तक 5500 फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर जो लग रहा है वो, इसलिए उन्होंने उसको वैसे प्रेजेंट किया। तो 5500 या 1000 देख के आप कंफ्यूज मत होना, वो यही अमाउंट। क्लियर है? बस, तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसमें जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो आपको खुद ही ट्राई करना है, सेम टाइप है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो ये रूल आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दो छोटे छोटे रूल्स है वो कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी का पहले कल देखते हैं। एक 32 सब रूल 3 एक्चुअली होना चाहिए था, थियरी में स्किप हो गया, मैं ऐड करवा दूंगा। एटलीस्ट वो रूल समझा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थियरी आपको अलग से दे दूंगा। 32 सब रूल 3, फिर ये 4 वाले पे आएंगे। ईजी है सब रूल, तो बिना थियरी के भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये सब रूल है ये एयरलाइन टिकट के लिए एप्लीकेबल है। अब एयरलाइंस की जो टिकट आप बुक करवा रहे हो ट्रैवल के लिए, तो इसको मैं 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। ठीक है, ये 2 कैटेगरी होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब सुनो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कौन सा है। अगर आप एयरक्राफ्ट की टिकट बुक कराते हो तो आप खुद भी जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, अब तो अवेलेबल है। अच्छा, वो नहीं करना हो तो जिस एजेंट से आप पूरा टूर पैकेज बुक करा रहे हो उससे भी आप ये बुकिंग करवा सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और एजेंट्स इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं लेते, ये आप ध्यान रखना। अगर आप अपने एजेंट को बोलोगे कि यार टिकट बुक करनी है, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि ये फ्लाइट की टिकट इतने रुपए की पड़ रही है, आप बता दो कौन सी बुक करनी है, इतने बजे की है, ये एयरलाइन है, वैसा। फिर आप खुद भी जाके पेटीएम पे चेक करोगे, मेक माई ट्रिप पे चेक करोगे, मुझे सस्ती तो नहीं पड़ रही। आप उसको बोलोगे मुझे सस्ता पड़ रहा है, वो बोलेगा सर आप खुद बुक करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। उल्टा कितनी बार क्या होता है, वो एजेंट्स के पास थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मार्जिन होता है, तो आपको पेटीएम से सस्ती टिकट उनके थ्रू मिल जाती है, क्योंकि वो रेगुलर एजेंट है, तो उनको एयरलाइन कंपनी से थोड़ा वेवर मिल जाता है, वो बेनिफिट वो आपको पास ऑन कर देते हैं। तो इसमें हिडन चार्जेस वाला कोई गेम है नहीं। अब आपने अपने एजेंट से जो टिकट बुक कराई, वो डोमेस्टिक फ्लाइट की हो या इंटरनेशनल फ्लाइट की हो, उसमें सिस्टम ये रहता है कि जो कंपनी है, एयरक्राफ्ट वाली जो कंपनी है जिसकी आप टिकट खरीद रहे हो, और ये जो आपका एजेंट है जिसके थ्रू टिकट बुक करा रहे हो, वो कंपनी इस एजेंट को कमीशन पे करती है। आपसे वो कोई हिडन चार्जेस ले नहीं रहा है। अगर उसके सिस्टम में दिख रहा है कि भाई टिकट जो है वो 10,000 की है, तो आप उसको 10,000 ही पे कर रहे हो। लेकिन 10,000 की टिकट इस एजेंट के थ्रू अगर बुक होती है, तो एयरलाइन कंपनी उस एजेंट के कोड के बेसिस पे उसको कुछ कमीशन देती है। उसका पोर्टल के ऊपर वही यूजर नेम लॉगिन होता है कि भाई इसने ये एजेंट आईडी है, इसने बुकिंग करा के दिया है, तो इसको इतना कमीशन देना। आ रहा है समझ में? तो ये जो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बिटवीन द एयरलाइन कंपनी एंड द एजेंट, एंड नॉट बिटवीन द एजेंट एंड द पैसेंजर। उस ट्रांजेक्शन की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे, समझ आए? अब पॉइंट ये है कि एजेंट ने जो भी टिकट बुक कराई
उस अमाउंट के अंदर उसका कितना कमीशन इंक्लूडेड है ये यहाँ पे लमसम अज्यूम कर लिया जाता है। आ रहा है समझ में? अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझो। इसके लिए एक और टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक फेयर। जब अपने एयरलाइन का टिकट बुक कराते हैं, आप कभी पेटीएम पे ट्राई कर लेना, एयरलाइन का टिकट सर्च करो, कहीं का भी करा लो, यहाँ से गोवा चले जाओ, जाना नहीं सिर्फ टिकट बुक करानी है, तो बुकिंग कराने वाले पोर्टल पे जाओ, डिटेल्स ऐड करो, वो जो पे नाउ वाला लास्ट में आता है ना, वहाँ तक जाके वापस आ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा चिढ़ाना हो पेटीएम वालों को, ऐसे आप चिढ़ा सकते हो, बोले क्या है बुकिंग करा रहा था फिर नहीं करा रहा, बोले जाना नहीं अपने तो देख रहे ट्रांजेक्शन कैसे होता है। अब उसमें जब फाइनल प्राइस आप पे करते हो ना, उसमें ना आपको एक बाइफर्केशन दिखेगा। मान लो ऐसा कुछ है कि भाई फाइनल टिकट जो आपको पड़ रही है यहाँ सूरत टू गोवा 4500 रुपीज़ की टिकट है, बट ये 4500 का एक बाइफर्केशन होगा। उसके अंदर ना एक बेसिक फेयर का अमाउंट रहेगा, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के चार्जेस रहेंगे, एक फ्यूल चार्जेस रहेंगे, अच्छा एक पेटीएम वाले की कन्वीनियंस फीस होगी, घर बैठे टिकट बुक करके दे रहा हूँ तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा, समझ आ रहा है, और लास्ट में होगा जीएसटी। तो ये सारी चीजें मिला के आपका ये प्राइस बना है, समझ आ रहा है। अब इनमें से एयरलाइन कंपनी ने एक्चुअली में कितना कमाया पता है? बेसिक फेयर, बाकी सारा पैसा किसी ना किसी को जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से जो चार्ज कर रहा है वो एयरपोर्ट को जाएगा, ठीक है, अदानी वाले का एयरपोर्ट है तो अदानी एयरपोर्ट वाले को पैसे जाएंगे, फ्यूल चार्जेस है तो वो फ्यूल कंपनी को जाएंगे, कन्वीनियंस चार्जेस पेटीएम को जाएंगे, और जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा। तो एयरलाइन कंपनी ने इस 4500 में ये अमाउंट कमाया। अब मान लेते हैं कि ये जो अमाउंट है ये 2000 रुपये, बाकी सारे चार्जेस है, तो ये 2000 रुपीज बेसिक फेयर है। तो एयरलाइन कंपनी एजेंट को जो कमीशन देगी वो इसी में से तो देने वाली है, समझ आ रहा है। बाकी का सारा अमाउंट तो उसके हाथ में आता ही नहीं, उसका है ही नहीं, तो उसमें से कैसे कमीशन देगी। तो यहाँ पे जब रूल फिक्स कर रहे थे कि लमसम कितना कमीशन होता होगा, तो टारगेट किसको बनाया? बेस फेयर या बेसिक फेयर को, ठीक है। अब ये जो बेसिक फेयर है उसका एक परसेंटेज फिक्स कर लिया 5%, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो, और अगर इंटरनेशनल है तो उसमें रेट फिक्स कर लिया 10%, 10% ऑफ बेसिक फेयर। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये आपका 32 का सब रूल थी एयरलाइन टिकट वाला, ठीक है। वो जिनकी नोट्स में स्किप हो गया मैं आपको अलग से दे दूंगा कंटेंट, तो इतना आप ध्यान रख सकते हो। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? हाँ चलो, तो ये कंप्लीट सब रूल थी एयरलाइन टिकट। नेक्स्ट देख लो, सब रूल 4 है, ये भी छोटा सा पॉइंट है। एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात हो रही है, एलआईसी तो कंपनी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो समझ लो। चलो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो ना, वो पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो, है ना, एक रिस्क कवर, एक प्रीमियम, उसके बदले कंपनी आपकी गारंटी दे रही है कि आपको कुछ हो गया तो पैसे हम देंगे। अब ये जो प्रीमियम वो चार्ज कर रहे हैं, दिस इज अ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इंश्योरेंस इज अ सर्विस, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब वो जीएसटी नॉर्मली जो है वो वही 18% वाले रेट पे लगता है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूएशन हो रही है उसमें कुछ लमसम स्कीम दे रखी है, और उसमें बताया कि कौन से टाइप की पॉलिसी पे कितना जीएसटी लगेगा, तो इफेक्टिव क्या रेट होगा यहाँ से समझ में आएगा। तो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एक करके आप समझ लो। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बोले रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब ये क्या चीज़ है वो देख लो, एक तो बोला रिस्क कवर और दूसरा क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट ये रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान आते हैं ना, ये वो वाली पॉलिसी है कि जब तक आप अलाइव हो आपका इंश्योरेंस तो है ही, जो डेथ इंश्योरेंस वाला पार्ट कवर हो रहा है रिस्क कवर में। अच्छा, एक एज के बाद आपको पेंशन के फॉर्म में या कैशबैक के फॉर्म में रेगुलरली कुछ पैसा मिलेगा इस पॉलिसी के बेस पे। तो इस टाइप की जो पॉलिसीज आती है इनको कंबाइंड पॉलिसीज बोला जाता है। इसमें आपका डेथ इंश्योरेंस भी हो रहा है और आपकी पेंशन का भी अरेंजमेंट हो रहा है वैसे। अब ये पॉलिसी आपने अगर ले ली, एलआईसी या कोई भी कंपनी की पॉलिसी ले ली, तो वो लोग आपसे एक प्रीमियम तो चार्ज करते होंगे मंथली बेसिस पे। मान लेते हैं कि आपसे मंथली बेसिस पे 5000 रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो ये 5000 रुपये का एक हिस्सा
आपके रिस्क कवर की तरफ जाता है और एक हिस्सा आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट होता है। कुछ रेशियो अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल भी हो सकता है अदरवाइज भी हो सकता है। 2000 रुपीज़ जो है ना वो रिस्क कवर है और बाकी का 3000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब LIC क्या कर रही है, 3000 रुपये आपसे लेके कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है। इन फ्यूचर आपको रिटायरमेंट पे इन्हीं पैसों के बेसिस पे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो आपका इंश्योरेंस किया है कि कल को आपको कुछ हो गया तो फैमिली को जो पैसा देना है उसके बदले वो इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 2000 रुपीज़। समझ आया? अब अगर ये रेशियो डिफाइंड है वो पॉलिसी में क्लियर कर देते हैं ये रेशियो रहेगा, तो इसमें ये रूल ऐसा बोलता है कि जो GST आपको पे करना है वो सिर्फ इस कंपोनेंट पे पे करना है, रिस्क कवर वाले पे। इन्वेस्टमेंट वाले पे नो GST, क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है, आपसे लिया, इन्वेस्ट किया, आपको वापस दे दिया, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। लेकिन कंसिडरेशन ये है, तो GST कितने पे लगेगा, सिर्फ रिस्क कवर वाले पोर्शन पे। तो मान लो 18% या 12% जो भी GST का रेट है वो इस पोर्शन पे लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कंबाइन पॉलिसी के केस में। बोलो कुछ डाउट इसमें, कुछ कंफ्यूजन? सिंपल था एकदम पॉइंट। दूसरा सेकंड पॉइंट में बोला सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान। ये कंपनीज के अलग अलग टाइप के प्लान आते हैं और कोई एजेंट कभी आ गया आपके हाथ में, वो स्कीम सुना सुना के परेशान कर देता है कि कुछ ना कुछ तो ले लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और डराते भी इतना, सच में लगने लग जाता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, फटाफट पॉलिसी ले लो। अब पॉलिसी तो आपके अच्छे के लिए बेच रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, उनका काम है। अब यहाँ पे ऐसा है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है प्रीमियम आपको सिर्फ एक बार पे करना है, सिंगल प्रीमियम। ऐसे LIC के प्लान ना या कोई भी प्राइवेट कंपनी के प्लान आते हैं, मार्च एंडिंग में ऐसे प्लान्स बड़े दिखते हैं, क्योंकि ना वो इनकम टैक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट यूज़ करनी होती है 1.5 लाख रुपए की, तो लोग क्या करते हैं, वन टाइम प्रीमियम वाला प्लान ले लेते हैं और टैक्स सेविंग कर लेते हैं उसके ऊपर। अब LIC वाला एक प्लान लेके आ गया, उन्होंने बोला वन टाइम प्रीमियम दे दो 2 लाख रुपए, आज ही पे करना है पूरा एक साथ, लाइफ टाइम में और कभी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बदले आपका जो रिस्क कवर है ना वो 10 लाख रुपए का रहेगा। मतलब डेथ इंश्योरेंस है पक्का, 10 लाख रुपए तो देंगे, कभी भी डेथ होगी तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसमें कुछ कैशबैक, कुछ बोनस वैसा कुछ भी रहेगा कि आपको एक पॉइंट पे कुछ बोनस आ जाएगा। मान लो 5 लाख रुपए आपके रहते हुए आपको देंगे और डेथ इंश्योरेंस पे 10 लाख रुपए देंगे। तो ये पॉलिसी होगी, आज एक बार प्रीमियम भरना है, फिर भूल जाओ, फिर कभी प्रीमियम नहीं आएगा, वन टाइम पॉलिसी। तो ऐसा सिंगल प्रीमियम प्लान अगर आप ले रहे हो तो प्रीमियम तो 2 लाख रुपए है ना, तो GST बोला पूरे 2 लाख पे नहीं लगेगा। इसमें से जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ 10% होगा। 10% कितना हो गया, 20,000। तो GST कितने पे लगेगा, सिर्फ 20,000। समझ आए? तो आपका GST का जो कंपोनेंट है वो बहुत कम हो गया। मान लो अगर 18% GST का रेट है भी, तो 2 लाख पे 18% कितना होता है, 36,000। लेकिन ये सिर्फ 20,000 रुपये ले रहे, तो कितना हो गया, 3,600। तो आप 2 लाख रुपए प्रीमियम भर रहे हो और GST के नाम पे आपको सिर्फ 3,600 पे करना पड़ रहा है, तो ये रीजनेबल है, ये उतना महंगा नहीं लगता। इफेक्टिव रेट तो 1.8% ही हो गया ना देखा जाए तो, इस अमाउंट के कंपेरिजन में तो चलेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 10% माना, उस पर GST लगा रहे हैं, फुल अमाउंट पे नहीं लगा रहे। आए? तो ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान हो गया जिसकी बात यहाँ पे हो रही। और तीसरा वाला अदर पॉलिसीज। अब अदर पॉलिसीज में ऐसा है कि ये रिन्यूअल बेस्ड पॉलिसी है। आप कोई भी पॉलिसी लेते हो, LIC हो, मेडिक्लेम हो, आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है या हर महीने भरना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि वन टाइम पे कर दिया पॉलिसी चलती रहेगी। 12 महीने की पॉलिसी है, खत्म हो गई, वापस प्रीमियम भरो, फिर कंटिन्यू होगी। तो बोले ऐसी पॉलिसीज में जब आप फर्स्ट ईयर में अपना प्रीमियम भरते हो, पहली बार आपने पॉलिसी ली है, तो प्रीमियम का सिर्फ 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो जो यहाँ पे 10% है ना, वो कितना हो गया, 25%। तो फर्स्ट ईयर के प्रीमियम में 25% अमाउंट पे ही GST लगेगा, बाकी अमाउंट पे नहीं लगेगा। अच्छा, यही पॉलिसी कंटिन्यू होगी, सेकंड ईयर में भी तो प्रीमियम भरोगे, थर्ड ईयर में भी तो भरोगे। तो बोला ये परसेंटेज को और हम रिड्यूस कर देंगे 12.5। तो सेकेंड ईयर से प्रीमियम तो उतना ही आने वाला है, लेकिन उसमें GST कितने पे लगेगा, सिर्फ 12.5% पोर्शन पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई और कम कर दिया। तो ये आपके फेवर में है ना, पहले साल में थोड़ा ज़्यादा GST, सेकेंड ईयर से फिर कम हो जाएगा। जब तक पॉलिसी चलती रहेगी कैलकुलेशन यही रहने वाला है। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, समझ आए? तो ये लास्ट पॉइंट था आपका, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट में लास्ट में क्लियर किया कि अगर आपकी नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें पूरा रिस्क कवर है और कोई इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन या ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरे रिस्क कवर पे भी GST आ सकता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्लियर किया होगा कौन से टाइप की पॉलिसी है, वैसा आपको रेट लगाना, ये बोला होगा। सब रूल 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। बाकी के जो रूल्स है फिर अपने कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना काफी।